आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल सेट 4 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1, 2 और 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड की ओर से जितना मॉडल सेट जारी हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा क्लास 10th का ये जो साइंस है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए सेट 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 90 डिग्री पे टिक कर देंगे। मतलब क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, मतलब 90 डिग्री पे टिक करके घर आ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर 90 डिग्री नहीं होने वाला है। पहला तो आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। यहां पर सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन। बोला कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो देखिए, जैसे कि हमारा परावर्तक पृष्ठ है, क्लियर है। ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहां से यहां पर आने के बाद जिस इसे मुड़ जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो बोला जा रहा है, और देखिए ये होता है हमारा अभिलंब, बात को समझिए। और बोला जा रहा है कि यहां पर ये जो पूरा पूरी कोण है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये है हमारा 90 डिग्री। बात समझ में आया। यहां पर आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि आपतन कोण 90 डिग्री है। हाँ, अगर बोलता कि आपतन कोण 90 डिग्री है, आपतन कोण क्या होता कि 90 डिग्री होता, तो बोलते हैं कि परावर्तन कोण भी 90 डिग्री ही होता। तो देखिए, यहां से यहां तक पूरा पूरी 90 है, तो बताइए ये कितना होगा। तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये वाला कोण जितना होता है और ये वाला जो कोण होता है, दोनों समान समान होता है। तो समान समान होने का मतलब क्या है कि इधर वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना ही होगा। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगर ऑप्शन देखा जाए, देखिए अगर 60-60 लेते हैं, 60 और 60 120 हो जाएगा। 180 लेते हैं तो 180 360 हो जाएगा। अगर 90 लेते हैं तो 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जबकि मेरे पास कितना है, 90 डिग्री ही है, तो 45 जोड़ेंगे तभी ना 90 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप बोल सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पर ये 90 है, ये कोण और ये कोण का मान समान होता है, मतलब दो जगह पे इसको बांट देंगे, आधा आधा बांट देंगे दो जगह पे, तो 90 का आधा कितना होता है, 45। ठीक है, तो एक को मिलेगा 45, दूसरे को भी मिलेगा कितना, 45। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई भी हमारा दर्पण है, ठीक है। दर्पण का ये होता है ध्रुव, जिसको बोलते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन होता है, ये लाइन, ये हम यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो दोनों को मिलाता है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एफ का मान दिया है 16 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए, एफ का मान 16 सेंटीमीटर। यहां पर आपको आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है 2 इंटू एफ, यानी 2 का 2 और एफ का मान 16, तो 16 दूने 32, तो 32 सेंटीमीटर इसका आंसर। 32 सेंटीमीटर है कहीं पर ऑप्शन, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, बात सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। बात क्लियर है। देखिए यहां पर क्या है, अवतल दर्पण है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्लियर। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर होता है हमारा ध्रुव ओ, यहाँ पर होता है हमारा मुख्य फोकस एफ, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि आप वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। देखिए, ये जो अवतल दर्पण होता है ना, इसमें एक ही कंडीशन होता है, और वो कंडीशन जहाँ पर है, वो कंडीशन जो हमारा होता है, उस कंडीशन में अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। और वो जो कंडीशन है क्या है, मतलब वस्तु को कहाँ रखा जाए, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ध्रुव और फोकस के बीच, मतलब ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है, जब वस्तु को यहां पर रखते हैं तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है। बाद बाकी जितना भी कंडीशन है, बाद बाकी जो 5 कंडीशन यहां पर है, और हर एक केस में आपका क्या बनेगा, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन इस केस में आपका क्या होता है, सीधा बनता है, आवर्धित बनता है और आभासी बनता है, आभासी भी बनता है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। उत्तल दर्पण का बात हो रहा है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। 5 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है
कि जल में सिक्का डालने पर वो अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है इसी को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। देखिए मान के चलिए कोई भी लेंस हो आपका, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो इस प्रकार से मुड़ जाता है, यहाँ पर कोई प्रकाश आएगा तो इस प्रकार से मुड़ जाता है, लेकिन ये जो बीच वाला प्रकाश होता है जो हमारा होता है ध्रुव वाला, एक्चुअल में ध्रुव नहीं प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे इसको, ये जो प्रकाशिक केंद्र वाला हमारा होता है ये क्या होता है, एकदम सीधे चलता है, एकदम सीधे चलता है, कहीं पर नहीं मुड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र वाला जो हमारा प्रकाश का जो किरण होता है वो कहीं पर भी नहीं मुड़ेगा, एकदम सीधे पार हो जाएगा, मतलब वो अपने पथ से विचलित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ये जो हमारा होता है ना वो, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका यहाँ पर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि देखिए जो उत्तल लेंस होता है ना, हमारा उत्तल लेंस जो होता है ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, जो भी प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ तक तो आती है, ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाती है, फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से आती है और इसी बिंदु से निकल जाती है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आती है, इसी बिंदु से निकल जाती है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से आती है, इसी बिंदु से निकल जाती है, मतलब सब क्या होता है एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। बात समझ में आया? और इसीलिए बोलते हैं उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। देखिए एक जगह पर इसको एकत्र करता है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है सर? इसका नियंत्रण करता है पुतली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है 25 सेंटीमीटर, एक है 25 मीटर, तो इसका होता है 25 सेंटीमीटर। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 10 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए जो मानव हमारा नेत्र है, मतलब मनुष्य का जो भी नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो इसका जो प्रकृति होता है कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक, और साथ ही साथ छोटा भी होता है। याद रखिएगा उल्टा, वास्तविक और छोटा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जरा दूरदृष्टता होने का क्या कारण है। तो इसमें क्या होता है? स्मंजन क्षमता घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर देखिए क्या है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्मंजन। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 क्या है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। संतुलित माने क्या होता है? ये जो तीर चिन्ह इसके इस साइड में जितना होगा इस साइड में भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए Fe आपका 1 ठो है, जबकि यहाँ पर Fe आपका 3 ठो है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं H आपका क्या ठो है? 2 ठो है। या फिर आप देखिए ना O यहाँ पर आपका 1 ठो है, जबकि O यहाँ पर 4 ठो है, ये भी होगा नहीं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इसको देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ठीक है, पहले चलिए ना इसको देख लेते हैं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर O आपका 1 ठो है, जबकि यहाँ पर O 4 ठो है, ये भी होगा नहीं। अगर आप इसको चेक करेंगे देखिए 3 गुना Fe, तो 3 Fe मैंने Fe 3 ठो, यहाँ पर भी Fe 3 ठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए O 4 ठो है, यहाँ पर 4 गुने 1 तो 4 के 4 O 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 H 8 हो गया, और यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी H 8 हो गया। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, CuO है प्लस H2 है, से क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर आपका O है, जबकि यहाँ पर आपका O नहीं है, मतलब O2 का ह्रास हो गया, O2 का ह्रास। और जब O2 का जब ह्रास होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए H2 में हमारा O नहीं है, जबकि यहाँ पर O है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 का योग हो रहा है, O2 का योग। और जब O2 का योग होता है इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो H2 है ना, H2 का उपचयन हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है। और ये जो CuO है इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है।
बात क्लियर। तो देखिए मतलब क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है, पहले है उपचयन। तो देखिए उपचयन किसका हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है H2 का, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर H2 और अपचयन बाद में। तो अपचयन किसका हो रहा है, CuO का, तो CuO। तो हमारा आंसर हो जाएगा H2 और CuO। देखिए कहां पर है, H2 और CuO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 15 का क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन जाता है उसको कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, तो बराबर होता है। दोनों तरफ क्या होता है, समान समान होता है, क्योंकि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित अवस्था में रहता है। तो इधर का जो द्रव्यमान होगा इधर का भी वही द्रव्यमान होगा, मतलब क्या होगा, दोनों तरफ का द्रव्यमान जो होगा बराबर होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है, आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि तीर चिन्ह के इस साइड में अगर आपका उष्मा रहे, क्या रहे, उष्मा रहे या फिर ऊर्जा रहे, तो ये जो अभिक्रिया होगा क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी होगा। आप देख सकते हैं तीर चिन्ह की इस साइड में आपका ऊर्जा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए कि A प्लस अम्ल से क्या बन रहा है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उपरोक्त समीकरण में A क्या है, तो A जो होगा ये हमारा कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कार्बोनेट होगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, लाल नहीं हो जाएगा। देखिए नीला लिटमस पत्र लाल कब होता है और किस में होता है, तो अम्ल में होता है। आपको याद होगा नीला लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। मतलब नीला आपका लाल हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीला वाला लाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब क्या, वह अम्ल नहीं होगा, वह अम्ल नहीं होगा। और अम्ल नहीं होगा माने क्या होगा, क्षारक होगा। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको देखना है कि कौन वाला आपका क्षारक है, मतलब कि अम्ल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर आपका H है तो यहाँ से H+ निकलेगा, माने ये तो अम्ल है, ये तो होगा नहीं। इसको देखिए यहाँ पर भी आपका H है, यहाँ से भी आपका H+ निकलेगा, यानी ये अम्ल है, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आपका H है, यहाँ से भी आपका H+ निकलेगा, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये आपका OH है, तो यहाँ से आपका OH- निकलेगा जो कि आपका क्षारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये और किसी मॉडल सेट में था, मैंने आपको बताया था शायद 2 या 3 में था। क्या है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर H2O वाला है, ठीक है। तो CuSO4 5H2O में क्या है, क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, और कितना है, तो 5 है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एक्चुअल में हो जाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर कि जल की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर जल उपस्थित है और एक मॉडल सेट में जो था वहां पर जल उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, देखिए अब जल है तो जल में तो आसानी से H+ आयन मतलब निकालेगा। अब H+ आयन निकाल रहा मतलब क्या है, उसमें हमारा H+ आयन है, मतलब H+ आयन उपस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है, आपको बताना। देखिए आपके पास A है, B है, C है और D है। अब देखिए pH मान दिया है, एक का है 2, एक का है 4, एक का है 7, एक का है 14। क्षारक किसको बोलते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा। यहाँ पर देखिए 7 से अधिक किसका है, ये वाला है, यानी डी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी विलियन। जो डी विलियन है, जो डी पदार्थ है, उसका pH मान क्या है, 7 से अधिक है, इसलिए वही हमारा क्या है, क्षारक है। अब देखिए आगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। और ये जो क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था, शायद सेट 2 या फिर सेट 3 में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और इसका अभिक्रिया हो रहा है सूर्य का प्रकाश में, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, और ये जो AgCl है जब इसका अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ से हमारा Ag और Cl2 का निर्माण होता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि तीर चिन्ह के इस साइड में अगर आपका 1 होगा
तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। देखिए तीर चिन्ह की साइड में आपका एक ही टू है, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप शुरू से मॉडल सेट 1 से लेकर अगर आप हर एक चीज को देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मॉडल सेट 1, 2, 3 में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट भी बताया था, ट्रिक भी बताया था कि आपको संयोजन कैसे पहचानना है, वियोजन कैसे पहचानना है, विस्थापन कैसे पहचानना है, द्विविस्थापन कैसे पहचानना है, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप शुरू से देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मतलब क्या होता है? वहन, यानी कि संवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए जल का तो आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो आवश्यकता होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी आवश्यकता होता है। तो आवश्यकता किसका नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए मनुष्य में क्या होता है बताइए आप लोग खुद से, इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परजीवी पोषण प्राणी। क्या होता है? परजीवी पोषण प्राणी। एक्चुअल में जो मनुष्य होता है ना, इनके पास जितना भी धन दौलत जो भी रहेगा, लेकिन ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, चाहे पेड़ पौधा हो गया, कोई जीव जंतु हो गया, उसी के ऊपर ये आश्रित रहता है और वहीं से ये भोजन प्राप्त करता है। और ये जो प्राणी संभोजी पोषण ये कौन करता है? अमीबा। याद करिएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था सेट 2 या 3 में, ठीक है। ये सब आप याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 28 है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? बात समझ में आया? मतलब वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहां होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, और ये भी आपका मॉडल से 2 या फिर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? देखिए जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका जो संवहन करता है कौन करता है? तो इसको करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। और जो जल होता है, जल का जो मतलब संवहन करता है, जल को जो इधर उधर पहुंचाता है कौन? तो जाइलम। क्योंकि जल और जाइलम पढ़ने में एक ही तरह लग रहा है, जल जाइलम जल जाइलम। तो जल को जाइलम और भोजन का जो संवहन करता है कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन। जनन प्रक्रिया करेगा तभी उसका अस्तित्व कायम रहेगा, उसका जो बिरादरी है, उसका जो वंश है वो कायम रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि जो चित्र ये किसका है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये ब्रायोफिल्म का पत्ता है, और यहाँ पर क्या होता है? कायिक प्रवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है? कायिक प्रवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं अंकुरन। क्या कहते हैं? अंकुरन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कि गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो देखिए डिंब वाहिनी में। डिंब वाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। क्लियर है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 कि सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, इसे सुदूर क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, यह अत्यधिक महंगा होता है। देखिए यह अत्यधिक महंगा होता है। बात क्लियर है? हर एक कोई आदमी सौर सेल नहीं लगा पाता है। लगा पाता है? नहीं लगा पाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होता है, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण
में समस्या उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहाँ से जितना भी मतलब आपका अपशिष्ट निकलेगा इसका भंडारण करना बहुत ही मतलब दिक्कत वाली बात हो जाएगी, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लकड़ी, कोयला, सीएनजी और एलपीजी। तो एलपीजी क्या है, सबसे बेस्ट है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो तापीय विद्युत संयंत्र है इसमें क्या किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चंस बताया, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द आपको मॉडल सेट 5 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।